हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए भाई, क्योंकि हम जल्दी से ये टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आपका सारा ध्यान मेरी तरफ बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो फटाफट से देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब है लाइफ। भाई साहब, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना यानी कि क्लासिफाई करना, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो किसने किया होगा? साइंटिस्ट ने किया होगा। कौन से साइंटिस्ट थे? फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले एरिस्टोटल के बारे में। ये जो एरिस्टोटल है बच्चों, ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है। अब एरिस्टोटल के अलावा देयर इज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है थियोरेस्टस। थियोरेस्टस बेटा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ही इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो जूलॉजी का मतलब है एनिमल्स की स्टडी की होगी और बॉटनी का मतलब है प्लांट्स की स्टडी की होगी, राइट। तो इसके अलावा क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इन साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में दी है? तो एरिस्टोटल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बच्चों। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा और इन्होंने प्रपोज किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या प्रपोज किया था बच्चों? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो कौन से 2 किंगडम थे जो कि एरिस्टोटल ने प्रपोज किए थे? तो पहला किंगडम है एनिमल किंगडम या फिर एनिमेलिया, और दूसरा किंगडम है प्लांट या फिर प्लांटी, राइट। एरिस्टोटल ने बोला भाई देखो, जितने ऑर्गेनिजम्स हमारे वर्ल्ड में हैं 2 कैटेगरीज में आते हैं, 2 किंगडम्स में। कौन से? एनिमल और प्लांट। लेकिन फर्दर डिवीजन देखोगे तो एनिमल्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास रेड ब्लड होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो क्या लिख लिया हमने? विदाउट रेड ब्लड। क्या लिखा बच्चों? विदाउट रेड ब्लड। ये एरिस्टोटल जी का कहना था, हमने बताया। अब फर्दर जो भी डिवीजन थी इनकी, प्लांट्स में भी थी। अब वो क्या क्या डिवीजन थी बच्चों? इन्होंने बोला प्लांट्स में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एरिस्टोटल के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 2 किंगडम्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एनिमल को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, राइट। और भाई साहब, इनको फॉलो करते करते एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था कार्लस लिनियस। इन्होंने बोला देखो एरिस्टोटल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई ने जो बोला है एकदम सही है, हम उनके साथ हैं। और इन्होंने भी प्रपोज किया बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स में ही आते हैं इनके हिसाब से। लेकिन एक बात बताओ, कहीं आपको देखकर पता चल रहा है यूकैरियोटिक कौन सा है, प्रोकैरियोटिक कौन सा है? कुछ नहीं पता चल रहा। फोटोसिंथेटिक कौन सा है, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेल्यूलर कौन सा है और मल्टी सेल्यूलर कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक कौन सा है और हेट्रोट्रॉपिक कौन सा है, कुछ पता नहीं चल रहा। दैट मीन्स ये जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको अभी समझाए हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, ये कमियां हैं इन साइंटिस्ट की दी हुई क्लासिफिकेशन की। बेटा क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ साथ साथ जो चीज़ें समझा रही हूँ, तो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है ये वीडियो, बट क्योंकि आपको फिर नोट्स की दिक्कत नहीं होगी इसलिए जस्ट पे अटेंशन, ओके। पहली हम लिख रहे हैं दे कुड नॉट डिफ्रेंशिएट। दे कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन किस किस के बीच में? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सही बात है। फोटोसिंथेटिक
and non-photosynthetic organisms. And non-photosynthetic organisms. They could not differentiate between unicellular and multicellular organisms. Right? अब इसी में ही ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर इन दोनों की क्लासिफिकेशन रुकी नहीं भाई, और साइंटिस्ट आते रहे. अगले साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट हैकेल. नेक्स्ट कौन से साइंटिस्ट हैं? अर्नस्ट हैकेल. इन्होंने क्या प्रपोज किया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. इन्होंने बोला देखो भैया, प्लांट और एनिमल्स तो होते ही हैं, लेकिन एक और किंगडम एग्जिस्ट करता है बच्चों, जिसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटिस्टा. आप याद रखेंगे, 3rd किंगडम प्रोटिस्टा. देन एक साइंटिस्ट आए कोपलैंड, एंड ही प्रपोज्ड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. कौन सा था बेटा 4th किंगडम? किंगडम मोनेरा. ठीक है जी. फिर इनके बाद एंट्री हुई R.H. विटेकर की, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं. R.H. विटेकर कब आए? 1969 में. क्या प्रपोज किया भाई साहब? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम. 5वां किंगडम कौन सा था? फंजाई. किंगडम फंजाई और फंगाई. राइट. चलो भाई, तो ये जो 5 किंगडम्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ये 5 किंगडम्स है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा. इनके बाद भी एक और साइंटिस्ट आए, वो रुके नहीं, कहते नहीं देखो मैं बताता हूँ क्या होता है. उन्होंने बोला, किन्होंने? कार्ल वूज ने. इन्होंने बोला देखो कोई 5 नहीं होते, 6 किंगडम्स होते हैं. कितने भाई साहब? 6 किंगडम्स होते हैं. कैसे? इनके हिसाब से जो किंगडम मोनेरा था बेटा, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. तो यहाँ पर इन्होंने किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया में एंड यू बैक्टीरिया में. तो अब आप खुद देख सकते हो कि 5 की जगह टोटल 6 किंगडम्स उन्होंने बना दिए. कैसे? एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई. 4 हो गए. इस मोनेरा को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 और आ जाएंगे, है ना. टोटल कितने हो गए? 6 किंगडम्स. ठीक है. तो एक आर्किया, दूसरा यू बैक्टीरिया, और बाकी जो ये 4 किंगडम्स हैं ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इन्होंने बोला देखो 3 डोमेन्स यहाँ पर होती हैं. किंगडम से भी बड़ी एक कैटेगरी इन्होंने बना दी जिसको बोला डोमेन्स. तो कार्ल वूज के हिसाब से टोटल किंगडम्स तो 6 हैं, लेकिन डोमेन कितनी हुई बच्चों? 3 डोमेन्स. डोमेन कितनी हुई? 3 डोमेन्स. और ये 16S rRNA के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी. तो 3 डोमेन किसने दी? कार्ल वूज ने. सही बात है. चलिए, अब यहाँ पर जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं वो है R.H. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो द क्वेश्चन इज, किस आधार पर, किस बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी? तो देख लो, जल्दी से बता देते हैं. पहला जो आधार था, पहला जो बेसिस था, इट वॉज थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस का मतलब होता है बॉडी. थैलस का मतलब है अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी. भैया कोई सिंगल सेल्ड हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, कैसे भी बॉडी उसकी हो सकती है. दूसरा सेल स्ट्रक्चर. भाई यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है ना भाई. न्यूक्लियस है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, इन बेसिस पर. तीसरा है बच्चा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है. अगला कौन सा हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड 5th वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. कौन बताने वाला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक? कमेंट्स में फटाफट से लिख दो. चलो मैं भी बताऊंगी ऑफ कोर्स. जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, मेरे बोलने से पहले. फाइलोजेनेटिक का मतलब है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन. इसका मतलब इवोल्यूशनरी
क्लासिफिकेशन। तो ये 5 यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ठीक है, अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, चलो कम ऑन। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। ये जो RH विटेकर के 5 किंगडम्स थे ना, एक बार मैं पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ एंड देन इंडिविजुअली हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखो भाई, एक मैं टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाने वाली हूँ 5 किंगडम के बारे में। इतनी तो प्रॉपर्टी आपको पता चली गई है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, है ना भाई। जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है दीज आर यूकैरियोटिक, और जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रोकैरियोट्स। उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सो लुक एट दिस। चलो भाई, एक टेबुलर फॉर्म में सबसे पहला कौन सा किंगडम? मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, देन कम्स फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले मैं इनके सेल टाइप की बात कर रही हूँ भाई साहब। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दीज ऑल आर बैक्टीरिया, इट इंक्लूड्स ऑल द बैक्टीरिया। इसका एक एग्जांपल बता दूँ, अमीबा, क्योंकि हमारे लिए ना समझना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फंगस का एग्जांपल बेटा ईस्ट ले सकते हैं आप, मशरूम भी ले सकते हैं, बड़ा ही आसान। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स तो पता ही है, राइट। देखो भाई, किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट्स का मतलब है दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो इनका जो सेल टाइप है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स। और मैंने अभी बताया इसका मतलब है कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही बात है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ सब यूकैरियोटिक है। दीज ऑल आर यूकैरियोट्स, मतलब इन सभी के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इज दैट राइट? और क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी बच्चों। बिल्कुल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबके पास प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें एब्सेंट थी, राइट। चलो अगला पॉइंट, आप मुझे बताइए इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, या इनके पास सेल वॉल होगी भी या नहीं? बिल्कुल होगी। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो बनी हुई है बच्चों पॉलीसेकेराइड से, यानी कि शुगर से मिलकर प्लस अमीनो एसिड से मिलकर, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर नाम बताने वाली हूँ उस मॉलिक्यूल का, उस सब्सटेंस का जिससे इनकी सेल वॉल बनी है। सबसे पहला है बेटा सूडोम्यूरिन। जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल इससे बनी है। और दूसरा होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, राइट। यहाँ पर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, ऐसा नहीं है हर एक ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट हो, राइट। फंगस के पास जो सेल वॉल है वो काइटिन यानी कि चिटिन से बनी है, जिसका कंपोजिशन होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। कई जगह पर गैलेक्टोज अमाइन लिखा हुआ, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है उसमें। प्लांट्स के केस में बेटा सेल वॉल किससे बनी होती है, जल्दी से बता दो, कम ऑन, सेल्यूलोज। बट इन केस ऑफ एनिमल्स सेल वॉल इज एब्सेंट, इंस्टेड दे हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है किसकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, ये जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, ये सिंगल सेल्ड होते हैं,
सिंगल सेल्ड, ठीक है, यानी कि यूनिसेल्यूलर। प्रोटिस्टा भी सारे सिंगल सेल्ड होते हैं यानी कि यूनिसेल्यूलर, राइट। फंजाई ये मल्टी सेल्यूलर या फिर लूज टिश्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स यहाँ पर टिश्यू लेवल आ जाता है। एंड एनिमेलिया ये तो आपको पता ही है, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम दीज आर हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये 5 किंगडम्स हैं जिनके बारे में उनका ओवरव्यू हम ले रहे हैं। थोड़ा सा उनकी डिटेल को मैं यहाँ स्पेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने क्या क्या बताया, सेल टाइप, सेल की अरेंजमेंट मतलब स्ट्रक्चर, सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा, इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। चलो भाई देख लेते हैं किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो भाई साहब ये बैक्टीरिया बड़े चालाक होते हैं, बहुत क्लेवर। ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। दीज आर ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी 2 कैटेगरीज होती हैं बच्चों। सबसे पहले अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे सो दीज आर फोटोसिंथेटिक। लेकिन अगर केमिकल की प्रेजेंस में फूड बनेगा तो बच्चों कीमोसिंथेटिक इनको कहते हैं। और कीमोसिंथेसिस करना इतना आसान नहीं है। आपको पता है क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सो ये जो बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरीके से फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये कीमोसिंथेसिस करने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स उनके पास होते हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। आगे देखिए बेटा, हेट्रोट्रॉपिक में ये क्या करेंगे, अगर ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं सो दीज आर सैप्रोफाइट्स, राइट। लेकिन अगर ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सो दीज आर पैरासिटिक इन नेचर। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे तो सैप्रोफाइटिक, होस्ट लिविंग होस्ट से फूड लेंगे तो पैरासाइटिक, ठीक है भाई। चलो नाउ प्रोटिस्टा, दीज आर ऑटोट्रॉपिक। लेकिन जब सनलाइट रहेगी तब तक तो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं मस्त। एज सून एज द सनलाइट इज डिप्राइव्ड, भाई साहब सनलाइट के जाते ही दूसरों से फूड लेना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ बेटा, युगलीना प्लांट और एनिमल के बीच में ना एक कनेक्शन की तरह ये माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, फंजाई कभी अपना खाना खुद नहीं बनाती, बहुत ही आलसी। सो दिस इज हेट्रोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक में या तो सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक, ठीक है। आगे देखो, प्लांट्स हमेशा अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दीज आर ऑटोट्रॉपिक। बेटा ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही फूड की फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। और रही बात एनिमल्स की, भाई हम भी तो एनिमल्स में आते हैं। तो एक बात बताओ, हम तो अपना खाना खुद नहीं बना रहे। अब ये मत कहना प्लीज़ कि मम्मी तो किचन में जाके खाना खुद बनाती है। इट मीन्स हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऑटोट्रॉपिक तो हम है नहीं, ये तो कंफर्म बात है। हम हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो यार हेट्रोट्रॉपिक में मैंने बोला वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग से अपना फूड ले रहे थे वो सैप्रोफाइटिक है, और वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होस्ट से खाना लेंगे वो पैरासाइटिक है। तो भाई ना तो हम किसी पे चढ़ के खाना ले रहे हैं, लिविंग होस्ट से भी नहीं ले रहे, और ना ही हम किसी सड़े गले मरे चीज़ से फूड ले रहे हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन क्या होगा? तो देखो बेटा, होते तो हम हेट्रोट्रॉपिक हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं कुछ एनिमल्स, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली अगर ह्यूमंस की मैं बात करूं तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दिस इज होलोजोइक। वो क्या है बच्चों? होलोजोइक। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला, जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं यानी कि इंजेशन,
इनटेक ऑफ फूड को हमने क्या बोला, इंजेशन। अब वो फूड हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन करेगा यानी कि डाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, डाइजेशन। नाउ दिस फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कहाँ चल रही है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या एनर्जी भी सिर्फ उसी को चाहिए, नहीं ना, पूरी बॉडी को चाहिए। सो दिस एनर्जी नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगला स्टेप होगा एसिमिलेशन, यानी कि जो एनर्जी है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफ़र होगी। एंड फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 5 किंगडम्स के बारे में अभी पढ़ा है। एक दो चीज़ें और हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता देती हूँ भाई, जब तक R.H. बटेकर नहीं आए, जब तक उन्होंने ये प्रॉपर तरीके से डिस्टिंग्विश इनको नहीं किया, तब तक सब अलग अलग थे। बेशक 2 ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर है यानी कि सिंगल सेल्ड है और यूकैरियोटिक भी है, तब भी वो अलग अलग कैटेगरीज में डाले गए थे। ठीक है, लेकिन जब से R.H. बटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई है तो सेम कैरेक्टर्स पोजेस करने वाले ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी में आ गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेटा यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल बना के लिख रही हूँ, ठीक है, अलग से वो पॉइंट है, ये टेबल में नहीं गिवन है आपके एनसीईआरटी में, अलग से लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। बेटा ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है। ये क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है। पहले इनको अलग कैटेगरी में डाला गया था यानी कि एल्गी के साथ, लेकिन जब से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई है तब से इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को किसके साथ, प्रोटिस्टा की कैटेगरी में डाल दिया गया अलॉन्ग विद अमीबा एंड पैरामीशियम। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला are placed under kingdom protista, under kingdom protista। किसके हिसाब से, according to 5 kingdom classification, according to 5 kingdom classification। ठीक है बच्चों, सो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ये पूरी टेबल, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिस वन जो अभी मैंने यहाँ पर ये स्टार बनाकर लिखा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ तक कोई भी डाउट्स आपको लगते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअली स्टार्ट करूँगी इन किंगडम्स को। ठीक है, यहाँ तक देख लो बच्चों फटाफट से, कम ऑन।